जेएनबी एग्जाम में आपका स्वागत है। चलिए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन को चुनें। हनीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जिला वर्तमान समय में अररिया जिला के औराही हिंगना गांव में हुआ था। दूसरा है, रामचंद्र शर्मा अमहरा गांव पटना के निवासी थे। तीसरा कथन है, कार्यानंद शर्मा का जन्म बिहार के सहरसा जिले में हुआ था। इन्होंने जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था। और चौथा है, श्रीनिवास चंद्र दासगुप्ता का संबंध बिहार के पुरुलिया से था। कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्यानंद शर्मा बिहार के सहरसा जिले से नहीं बल्कि लखीसराय जिले से इनका संबंध है। अच्छा, एक बात कहना मैं भूल गया, जो नए हैं प्लीज वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अवश्य लाइक कर दें, और अगर कुछ सुझाव देनी हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें दे सकते हैं, और अपने दोस्तों तक यह वीडियो जरूर शेयर कर दें ताकि उन्हें भी लाभ मिले। चलिए, अगला है, 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी अंग्रेजी जानते थे, धर्म के प्रतीक थे, एक निपुण राजनीतिज्ञ थे, या गांधी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। ये प्रचलित जो मान्यता थी वो क्या थी कि गांधी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। जैसा कि गांधी जी ने चंपारण में, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में, इसके अतिरिक्त आप अगर देखेंगे तो खेरा आंदोलन में इन्होंने कहा जाता है कि इन्होंने सफलतापूर्वक नेतृत्व किया था। तो बिहार वासियों को ऐसा लगता था कि गांधी जी के पास कोई ऐसा मूल मंत्र है जिससे वो क्या करते हैं, अंग्रेजों को हरा सकते हैं। उन्हें वो टेक्टिक पता है, ठीक है, तो वो क्या टेक्टिक्स है वो उन्हें पता है। चलिए, अगला है, निम्न में से कौन समाजवादी नहीं थे? महात्मा गांधी, आचार्य नरेंद्र देव, श्री नरसिंह नारायण, जयप्रकाश नारायण। इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। आचार्य नरेंद्र देव हो या फिर श्री नरसिंह नारायण हो या जयप्रकाश नारायण हो या अशोक मेहता हो, इन्हें कहा जाता है समाजवादी नेता। ठीक है, यानी कि आप देखिए, समाजवादी कोई भी सिद्धांत, चाहे वो समाजवादी हो या फिर आप देखेंगे राष्ट्रवादी या फिर आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रवादी या फिर आप देखेंगे साम्यवादी, ये सारे सिद्धांत दो चीजों पे मुख्यतः दो चीजों में इनमें समानता या अंतर देखी जाती है, वो है आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, आर्थिक और राजनीतिक। अब आप एक चीज देखेंगे कि आर्थिक मतलब क्या हुआ, संसाधन पे किसका नियंत्रण होगा, संसाधन पे किसका नियंत्रण होगा, और दूसरा है सत्ता पे किसका नियंत्रण होगा। संसाधन और सत्ता, ये दो चीजों में समानता और अंतर को देख करके ही कहा जाता है कि ये समाजवादी है, ये राष्ट्रवादी है। ठीक है, तो मैं कभी आपको और भी एक्सप्लेन करूंगा, आज तो समय का अभाव रहता है। मैं चाहता हूं कि कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस, यानी कि लगभग 150 क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से समझा सकूं। ठीक है, राष्ट्रवादियों में कौन आते हैं? तो तिलक, गोखले, दादा भाई नेहरू जी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू को समाजवादी और अंतर्राष्ट्रवादी दोनों माना जाता है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रवादी में आप अगर रविन्द्रनाथ टैगोर को भी शामिल कर सकते हैं, और साम्यवादी में मार्क्स हैं, लेनिन है। ठीक है, वैसे कार्ल मार्क्स को समाजवादी कहा जाता है, लेकिन इनका जो साम्यवाद है वो मेनली लेनिन को आप साम्यवादी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगला है, उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सहरसा, इनमें से कोई नहीं। तो उदयपुर है पश्चिमी चंपारण में, ना कि पूर्वी चंपारण में, तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, लगभग 8-9 किलोमीटर के आसपास ये फैला हुआ है, 9 वर्ग किलोमीटर में। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। अगला निम्न में से गलत मिलान क्या है? गलत मिलान, सिगरेट दिलवारपुर में, मुंगेर में, ये बात सही है। प्लाईवुड हाजीपुर में, ये भी सही है। जूट औरंगाबाद में, ये गलत है। क्यों? क्योंकि जूट आप देखेंगे तो पूर्वी बिहार और पश्चिम बंगाल के तरफ आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो जूट हो जाएगा आंसर। वैसे कागज और लुगदी डालमिया नगर, समस्तीपुर, दरभंगा में है, ये सही है। पूर्णिया, कटिहार दे सकते हैं, या फिर पूर्णिया, सहरसा, ये वाला जो क्षेत्र है आप कोसी या फिर पूर्णिया कमिश्नरी जो है उसे आप लिख सकते हैं, जुट गए। अगला है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। ये 1937 से लेकर कब तक लगातार द्वितीय विश्व युद्ध की अवधि को छोड़ करके बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे थे? 1960 तक, 61 तक, 62 तक या 63 तक? आंसर हो जाएगा 1961, यानी कि 1961 तक। ठीक है, अगला है, बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना कब से की जाती है? पंचायत निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि से, पहली बैठक की तिथि से, या परिणाम यानी कि रिजल्ट घोषित करने की तिथि से, या इनमें से कोई नहीं? आंसर हो जाएगा बिहार
पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना की जाती है पंचायत की पहली बैठक की तिथि से। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अब दो चीजें और भी याद रखनी है आपको। ग्राम पंचायत हर 2 महीने पे एक बार बैठक करती है। इसके बाद ग्राम सभा ये हर 3 महीने पे एक बार बैठक करती है। चलिए अगला है देवार्क सूर्य मंदिर स्थित है सासाराम, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद। आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। यही देव सूर्य मंदिर भी कहलाता है। मंदिर की विशेषता है अधिकांश सूर्य मंदिर आपको देखने को मिलते हैं पूर्वाभिमुख, ये है पश्चिमाभिमुख, ये याद रखेंगे। यानी कि मंदिर का जो गेट है वो पश्चिम की तरफ खुलता है। चलिए अगला है बॉयकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में देवघर में 1904 ईस्वी में किसकी स्थापना की गई थी? द स्वदेशी लीग, द बॉयकॉट लीग, द डायमंड लीग, द गोल्डन लीग। आंसर हो जाएगा द गोल्डन लीग। याद रखेंगे शिक्षकों का एक समूह था, कहां पे स्थापना किए थे? जिम में। जिम यानी व्यायामशाला में। ठीक है, चलिए अब ये जो आप एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसे आप पीडीएफ के रूप में भी प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि ये आप पीडीएफ के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम पे जाना है जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम के लिंक के थ्रू आप पहुंच जाएंगे तो वहां आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ सारे एक से लेकर के अभी तक जितने हुए हैं उन सारों का आपको पीडीएफ वहीं मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त एक आंसर राइटिंग के लिए स्पेशल चैनल भी है, आप उसमें भी आ सकते हैं। चलिए बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? मधुबनी, सुपौल, अररिया, शिवहर। आंसर हो जाएगा शिवहर। याद रखेंगे पश्चिमी चंपारण टोटल 7 जिले हैं। पश्चिमी चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण, फिर सीतामढ़ी, फिर मधुबनी, फिर सुपौल, फिर अररिया, फिर किशनगंज। ठीक है, तो टोटल 7 है। इसमें आपको शिवहर देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, शिवहर छोटा सा जिला है लेकिन उसका बाउंड्री शेयर नहीं होता है नेपाल के साथ। अगला बिहार में किस स्थान पर साइक्लोपियन दीवार है? साइक्लोपियन दीवार बोधगया, राजगीर, सहरसा, दरभंगा। आंसर हो जाएगा राजगीर। याद रखेंगे राजगीर को घेर करके, यानी कि जिस समय में राजगीर राजधानी हुआ करती थी बृहद्रथ वंश के समय में, उस समय में राजगीर को घेरने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, वही साइक्लोपियन दीवार कहलाता है। और श्री नीतीश कुमार जी जो माननीय मुख्यमंत्री है बिहार के, उनके द्वारा ये डिमांड की जाती है कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ये जो राजगीर की साइक्लोपियन दीवार है इसे भी शामिल किया जाए। ठीक है, तो ये वाला आपको याद रखना है, कहाँ पे है? राजगीर में। चलिए 2 विश्व विरासत स्थल है हमारे यहाँ, कौन कौन है? एक है बोधगया में महाबोधि मंदिर, और दूसरा क्या है? दूसरा आप देखेंगे तो खंडहर जो है हमारा पूर्व जो पहले का नालंदा विश्वविद्यालय की खंडहर है। चलिए अगला है मत्स्यगंधा झील के बारे में असत्य कथन को चुनिए। मत्स्यगंधा झील बिहार के सासाराम जिले के 70 कटैया ब्लॉक में स्थित एक कृत्रिम झील है। मत्स्यगंधा झील की परिकल्पना वर्ष 1996 में तत्कालीन जिला कलेक्टर तेज नारायण लाल दास द्वारा शवों के दाह संस्कार के लिए उपयोगी की जाने वाली बंजर भूमि के विकास के रूप में की गई थी। तीसरा है झील का नाम हस्तिनापुर के राजा शांतनु की पत्नी सत्यवती अर्थात मत्स्यगंधा जो कि अर्ध पौराणिक चरित्र से लिया गया है, तथा कुंवारी मत्स्यगंधा व ऋषि पराशर सहित दोनों के पुत्र वेद व्यास की एक प्रतिमा झील के बीच में स्थित है। और चौथा है मत्स्यगंधा झील के निकट प्रसिद्ध अंडाकार 64 योगिनी मंदिर तथा भव्य रक्त काली मंदिर स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा मत्स्यगंधा झील बिहार के सासाराम में नहीं स्थित है, बल्कि कहाँ स्थित है? सहरसा जिले के 70 कटैया ब्लॉक में स्थित है। ठीक है, दूसरा क्या है? अब जो और भी जो सही है आंसर वो थोड़ा सा देख लेते हैं। आपको पता होगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास काफी सारे धन आवंटित उन्हें भी किए जाते हैं सेवा करने के लिए। ठीक है, तो इन्होंने, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कलेक्टर साहब है तेज नारायण लाल दास जो है, इनके द्वारा एक अभूतपूर्व कार्य किया गया सहरसा जिले में। इन्होंने क्या किया? एक झील बनवाया, नाम है मत्स्यगंधा झील, और झील का नाम रखा पौराणिक जो महाभारत के जो शुरुआती राजाओं में से एक हैं, इनका नाम है शांतनु। आपने सुना होगा इनका नाम, भीष्म पितामह का नाम, उनके पिता थे शांतनु। और शांतनु की जो पहली बीवी थी वो गंगा थी, और गंगा से भीष्म पितामह हुए थे। लेकिन उनकी दूसरी बीवी जो थी वो थी रानी सत्यवती। ठीक है, और इनसे जो 2 पुत्र हुए थे उन्हें, वो थे एक चित्रांगद और एक थे विचित्रवीर्य। और विचित्रवीर्य के बाद अगर आप देखते हैं तो उनके पुत्र होते हैं धृतराष्ट्र, इसके अतिरिक्त पांडु। ठीक है, और वही आगे कौरव और पांडव बन जाते हैं। लेकिन ये जो मत्स्यगंधा नाम की जो स्त्री है, इनके बारे में जो कहा गया है, इनके बारे में कहा गया कि इनका जो पहला संबंध बना था वो ऋषि पराशर के साथ बना था, जिससे उन्हें वेद व्यास प्राप्त हुए थे।
ठीक है, तो वेद व्यास जी के बारे में याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको देखेंगे कुमारी मत्स्यगंधा व ऋषि पराशर सहित दोनों के पुत्र का नाम वेद व्यास याद रखेंगे, और शांतनु की जो बीवी थी गंगा, उनसे हुआ था देवव्रत यानी भीष्म पितामह। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। चलिए, बाकी मत्स्यगंधा झील के पास ही है प्रसिद्ध अंडाकार 64 योगिनी मंदिर और भव्य रक्तकाली मंदिर। ठीक है, ये थोड़ा तस्वीर आप देख सकते हैं, काफी प्रचलित है ये यहाँ पे आप झील के मध्य में देख सकते हैं। यहाँ पे ऋषि पराशर है, मत्स्यगंधा है, कुवारी मत्स्यगंधा, इनके गोद में है वेद व्यास। यहाँ पे जो मत्स्यगंधा है, मत्स्य यानी कि मछली, और गंधा मतलब गंध, इनके शरीर से मछली का गंध आता था, इसीलिए इन्हें मत्स्यगंधा कहा गया था। सत्यवती इनका नाम हो गया बाद में, जब ऋषि पराशर के मिलने के बाद इनका शरीर का दुर्गंध हट गया तो इनका नाम मत्स्यगंधा हो गया। यहाँ पे आप देख पाएंगे रक्तकाली मंदिर है, और 64 योगिनी मंदिर यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, चलिए, बिहार के नए मंत्रिमंडल में बेमेल को चुनिए। श्री मंगल पांडे स्वास्थ्य और कृषि मंत्री, श्री नीरज कुमार सिंह लोक स्वास्थ्य और अभियंत्रण, श्री अशोक चौधरी ग्रामीण विकास, श्री लेसी सिंह खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण। इसका आंसर हो जाएगा श्री अशोक चौधरी। ये ग्रामीण विकास नहीं है, ग्रामीण कार्य मंत्री हैं। अशोक चौधरी हैं क्या है? ग्रामीण कार्य मंत्री। ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? श्री श्रवण कुमार, ये याद रखेंगे, श्री श्रवण कुमार। ठीक है, मंगल पांडे स्वास्थ्य और कृषि सही है, नीरज कुमार सिंह लोक स्वास्थ्य और अभियंत्रण ये भी सही है, श्रीमती लेसी सिंह खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण भी सही है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में देंगे, ग्रामीण कार्य और ग्रामीण विकास दोनों अलग अलग मंत्रालय है। तो ग्रामीण कार्य श्री अशोक चौधरी, ग्रामीण विकास श्री श्रवण कुमार। अगला है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के संदर्भ में असत्य कथन को चुनने के लिए कहा गया है। भारत की औसत जीवन संभावना 70 वर्ष है, ये बात सही है, परंतु बिहारियों की औसत उम्र पिछले 4 वर्षों में, यानी 2000, यहाँ पे जो डाटा लिया गया है वो 2016 से 2020 का लिया गया है, इसीलिए कहा गया है कि पिछले 4 वर्षों में, पिछले 4 वर्षों में 1.5 या लगभग 1.4 वर्ष की वृद्धि के साथ, मान सकते हैं 1.5 वर्ष वृद्धि हो गई है। ठीक है, तो 1.4 वर्ष की वृद्धि के साथ 68.1 वर्ष से बढ़कर, जो पहले 68.1 थी वहां 1.4 वर्ष बढ़ी तो 69.5 वर्ष हो गई। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, याद रखेंगे, ये तो सही है। आपसे असत्य पूछा जा रहा है, ये चीज ध्यान में देंगे, असत्य। ठीक है, दूसरा है 2010 से 14 के मध्य। ठीक है, 2010 से 14 के मध्य पुरुष की जीवन संभावना 67.8 वर्ष और महिला की 68.4 वर्ष थी। ठीक है, यानी ज्यादा थी महिला की। इसके बाद दिया है 2016 से 20 में पुरुष की 69.7 वर्ष, महिला की 69.2 वर्ष हो गए, और अंतिम है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि सभी सत्य हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में देंगे। चलिए, आप पीडीएफ में इसे और भी अच्छे से समझ लेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आर्थिक सर्वेक्षण से प्रश्न आता ही आता है। इसके अतिरिक्त जनगणना, देखिए जनगणना का एक्चुअल में जो एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए जनगणना का काफी महत्व होता है। प्लानिंग बनाने में, योजना बनाना, आप खुद ही सोचे कि आपका परिवार, आपको अगर पता हो कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, तभी तो आप उनके लिए कुछ खरीदारी कर सकेंगे या कुछ भी प्लान कर सकेंगे। तो वही परिस्थिति यहाँ भी है। तो जनगणना वर्तमान समय में नहीं हो पाई है, इसीलिए पुराने जनगणने पे ही प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो जनगणना को भी एक बार अवश्य आप देखेंगे। ठीक है, चलिए, सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस आईएएस अधिकारी ने की? रामचंद्र दास, रामचंद्र सिंह, रामचंद्र सिन्हा, रामचंद्र मिश्र। आंसर हो जाएगा रामचंद्र सिन्हा, याद रखेंगे, सिन्हा याद रखेंगे, सिंह नहीं, सिन्हा। ठीक है, 1983 में कॉम्फेड की स्थापना की गई थी आनंद के पैटर्न पे, और सुधा डेयरी के लेवल के तहत अपने उत्पादनों का विपणन करता है, यानी मार्केटिंग करता है, विपणन मतलब मार्केटिंग। अगला असत्य कथन चुने। मशरूम, लीची, मखाना और भिंडी के प्रोडक्शन में, उत्पादन में बिहार देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। ये बात सत्य है, बिल्कुल सत्य है, आपसे असत्य पूछा रहा है तो सत्य है ये। दूसरा है मखाना विकास योजना के तहत किसानों को प्रति हेक्टेयर मखाने की खेती करने पर 50% अनुदान, अनुदान वैसी राशि होती है जो वापस नहीं ले जाती है, आपको दे दिए। ऋण देने का मतलब क्या है? आपसे वापस लेंगे वो, लेकिन अगर हम धन आपको दिए हैं अनुदान के रूप में, ग्रांट के रूप में, तो आपसे वापस लेने की कोई शर्त नहीं होगी। ठीक है, तो 50% अनुदान है मखाना विकास योजना, नाम याद रखेंगे। प्रति हेक्टेयर मखाने की खेती करने के लिए 50
प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। तीसरा है एकीकृत बागवानी मिशन योजना के तहत, एकीकृत बागवानी मिशन योजना के तहत बिहार सरकार मशरूम की खेती पर 50% सब्सिडी दे रही है। ये भी ध्यान में देंगे, सब्सिडी यानी कि अगर आप 100 रुपये खर्च करते हैं तो आप 100 रुपये खर्च करेंगे तो उसमें से 50 रुपये सरकार आपको देगी खर्च करने के लिए, तो ये हुआ सब्सिडी। तो यहाँ पे 50% सब्सिडी किस पे दे रही है? मशरूम की खेती पर, मखाने की खेती पर अनुदान था 50%। और चौथा है बागवानी को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना और मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना चला रही है। दो योजनाओं के बारे में याद रखेंगे, एकीकृत बागवानी मिशन विकास मिशन योजना और मुख्यमंत्री बागवानी मिशन योजना। ये दो योजना चल रही है जिसके तहत आम, लीची, अमरूद, आंवला, जामुन, कटहल, केला की खेती करने वाले किसानों को 50% सब्सिडी दे रही है। यहां भी 50% सब्सिडी दे रही है, यानी मशरूम में भी 50% सब्सिडी, और आम, लीची, अमरूद, आंवला, जामुन, कटहल, केला, ये जो फल हैं इन पर भी अगर इनका अगर खेती करते हैं तो भी आपको 50% सब्सिडी दी जाएगी। अगर 100 रुपये आपका खर्च हो रहा है तो सरकार 50 रुपये देगी, ठीक है। तो यहाँ पे गलत क्या होगा? यहाँ पे गलत है मखाना वाला, ये याद रखेंगे। यहाँ पे 75% अनुदान है, याद रखेंगे 75% अनुदान है मखाना विकास योजना के तहत किसानों को प्रति हेक्टेयर मखाने की खेती करने पर 75% अनुदान दिया जा रहा है, ठीक है। बिहार मखाने में नंबर 1 पे है। इसके अतिरिक्त मशरूम में, लीची, भिंडी, मखाना तो है ही, इन सब में बिहार 1 नंबर पे आ चुका है, ठीक है। अगला है किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? सैमुअल्स, आयर, टेलर, लुगार्ड। आंसर हो जाएगा विलियम टेलर, याद रखेंगे कौन थे? विलियम टेलर, ठीक है। लेकिन कुंवर सिंह गए नहीं। अगला है किस गवर्नर जनरल ने 1884 में शेष बचे बहावी कैदियों को की रिहाई करवाई थी? 1884 में, आपको पता होगा 1860 के आसपास में अगर आप देखेंगे, 1860 का वो दशक, यानी 1860 के बाद अगर आप देखते हैं तो बहावी आंदोलन लगभग खत्म ही हो चुकी थी, ठीक है। तो जो कुछ बहावी कैदी बचे हुए थे उनकी रिहाई किसने करवाई थी? लीटन, डफरिन, कार्नवालिस, रिपन। तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन, ये याद रखेंगे। 1880 से 84 तक ये थे, और इन्होंने 84 में ही बहावियों का जो शेष बहावी कैदी थे उनके अब्दुल रहीम की पत्नी के आवेदन पर, ठीक है, मौलवी अब्दुल रहीम की पत्नी के आवेदन पर रिहाई करवा दी थी। अगला है 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा, यानी अछूत रहा, जहां तक ये विद्रोह नहीं पहुंचा? दानापुर, पटना, आरा, मुंगेर। आंसर हो जाएगा मुंगेर, याद रखेंगे मुंगेर। कुछ इंपोर्टेंट जो केंद्र बने थे बिहार में 1857 के, वो थे दानापुर, सारण, तिरहुत, चंपारण, सादाबाद, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, रोहतास, सासाराम, राजगीर, बिहार शरीफ, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। बहुत सारे नए जिले बन चुके हैं, बहुत सारे नए जिले बन चुके हैं, लेकिन आपको ये याद होगा उस समय के ये काफी प्रसिद्ध स्थान थे, प्रसिद्ध केंद्र थे। अगला है कहाँ के शासक ने कुंवर सिंह को पोशाक दी तथा हजारों रुपये तथा आजमगढ़ जिला के लिए फरमान प्रदान की? कहाँ के वो शासक थे? ऑप्शन है अवध के शाह, रीवा का राजा, झांसी के शासक, जौनपुर का राजा। आंसर हो जाएगा अवध के शाह, याद रखेंगे कौन थे वो? अवध के शाह। अब 4 जून 1857 को लखनऊ में विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 4 जून 1857 को। 10 मई 1857 को पूरे भारत में प्रारंभ हुआ था, लेकिन 4 जून 1857 को वहां हुआ था। बेगम हजरत महल पहले नेतृत्व की, बाद में उनके जो पुत्र थे बिरजिस कादिर, उन्होंने संभाला था ये नेतृत्व करना। अगला है निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पहाड़ी बिहार में नहीं है? बटेश्वर, ब्रह्मयूनी, प्रेतशिला, रामशिला। कौन सी नहीं है बिहार में? केवल 1, केवल 2, 3 और 4, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, सभी है। देखिए आपसे नहीं पूछा जा रहा है तो ये जो ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। तो यानी कि बटेश्वर की पहाड़ी भी है, ब्रह्मयूनी पहाड़ी, प्रेतशिला, रामशिला सभी पहाड़ी है। इसके बाद कैमूर की पहाड़ी, राजगीर, बराबर की पहाड़ी भी बिहार में ही स्थित है। अगला है पटना, नालंदा तथा मुंगेर जिले में जल जमाव का क्षेत्र कहलाता है? पन क्षेत्र, वेश क्षेत्र, दोहर क्षेत्र, ताल क्षेत्र। आंसर क्या है? जल जमाव का क्षेत्र ताल क्षेत्र, पटना, नालंदा और मुंगेर। अगला है कहाँ से उतरने वाली नदियां तथा जलधाराएं बिहार में प्रवाहित होकर गंगा में विसर्जित नहीं होती है? यानी कि बिहार में तो आती है
लेकिन गंगा में नहीं मिलती है। हिमालय से प्रवाहित होने वाली नदियां, छोटा नागपुर के पठार से प्रवाहित होने वाली नदियां, विंध्याचल की पहाड़ी से या इनमें से कोई नहीं, यहाँ भी होगा इनमें से कोई नहीं, याद रखेंगे। यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, यहाँ से आपको इन यानी इन सभी क्षेत्रों से बिहार में नदियां प्रवेश करती है और गंगा में मिलती है। अगला है बडुआ जलाशय, न्यूज में था, बहुत इंपॉर्टेंट है। बडुआ जलाशय कहाँ स्थित है? बांका, लखीसराय, गोपालगंज, सासाराम। आंसर क्या है? बांका। ये जलाशय इंपॉर्टेंट है, क्यों? यहीं से जो बांध बना करके जो पानी जाती है वो कहाँ कहाँ पहुंचती है? यहाँ से जो नहर निकाली गई है वो नहर भागलपुर आदि जो क्षेत्र है वहां पे उन्हें सिंचित करती है। ठीक है, तो ये बडुआ जलाशय का नाम इंपॉर्टेंट। बिहार के शेख भिखारी किससे संबंधित थे? 1857 के नील विद्रोह, नील आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और सहयोग आंदोलन। बिहार के शेख भिखारी, इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा 1857 का विद्रोह, ये याद रखेंगे। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी भी दे दी गई थी। अगला 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने कुल 7 राज्यों में सरकारें बनाई। आपसे पूछा जा रहा है जो शेष 4 राज्य बच चुके थे, यानी टोटल 11 राज्य थे, 11 में से 7 में तो सरकार बना ली कांग्रेस, लेकिन जो शेष 4 राज्य बच गए वो कौन कौन राज्य हैं? बंबई, असम, बिहार, मद्रास, पंजाब, बंगाल, सिंध, असम। मद्रास, बिहार, उड़ीसा, बंबई, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, पश्चिमी प्रांत, मद्रास। क्या होगा इसका आंसर? हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पंजाब, बंगाल, सिंध, असम। याद रखेंगे कौन कौन? पंजाब, बंगाल, सिंध और असम। अगला है हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला, पांडु, नीला, हरा। का आंसर हो जाएगा लाल। याद रखेंगे कौन सा कलर था? लाल। ठीक है, मौर्य काल में आप देखेंगे तो काला। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हड़प्पा के टाइम में लाल। अगला है ऋग्वेद में किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? पहले से छठे मंडल, दूसरे से 7वें, तीसरे से 8वें, चौथे से 9वें। तो ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को? 6 मंडल, तो याद रखेंगे दूसरे से 7वें। ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा, 7वां, यानी 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 मंडल है इन्हें क्या कहा जाता है? वंश मंडल, गोत्र मंडल। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। अब कौन कौन ऋषि मंत्र दिए हैं? गृत्समद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ। ठीक है, चलिए। अगर निम्नलिखित में से किसी सेनिया यानी नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, शिशुनाग। तो सेनिया यानी कि जो व्यक्ति नियमित सेना रखे। पहले क्या होता था? सेना युद्ध के समय में संगठित किया जाता था, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति हैं बिंबिसार, इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक तरीका अपनाया। इन्होंने क्या कहा? मैं मंथली पेमेंट करूंगा, ठीक है, लेकिन मैं अस्थाई सेना रखूंगा। तो ये है बिंबिसार। नाम याद रखेंगे कौन है? बिंबिसार। चलिए, और कहीं ना कहीं एक यह भी आप देखेंगे कारण मगध साम्राज्य की उत्कर्ष का। अगला है निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? महापद्मानंद, घनानंद, शिशुनाग, बिंबिसार। उग्रसेन यानी उग्र सेना वाला, उग्र मतलब भयानक। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा महापद्मानंद। याद रखेंगे कौन है वो व्यक्ति? महापद्मानंद। इन्होंने कलिंग तक विजय प्राप्त की थी। ठीक है, तो कहा जाएगा कि मगध का अगर पहला साम्राज्य निर्माता आपसे पूछा जाए, मगध साम्राज्य का पहला साम्राज्य निर्माता, तो वो महापद्मानंद को ही माना जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अगला है ऋषभ देव ने, ऋषभ देव सॉरी ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभ देव और महावीर स्वामी, महावीर स्वामी और अरिष्टनेमी, ऋषभ देव और अरिष्टनेमी, स्थूलभद्र और अरिष्टनेमी। इसका आंसर हो जाएगा ऋषभ देव और अरिष्टनेमी। याद रखेंगे ये कौन है? पहले, ये 22वें। ठीक है, तो ये दोनों का नाम इंपॉर्टेंट है। इन्हें तो कहा जाता है कि ये कृष्ण के भाई थे। अरिष्टनेमी को कहा जाता है कि रिलेटिव थे कृष्ण भगवान के। ठीक है, अगला है सातवाहन राज्य की दूसरी राजधानी कहाँ थी? औरंगाबाद, पैठन यानी प्रतिष्ठान, अमरावती, इनमें से कोई नहीं। सातवाहन की पहली राजधानी कहाँ थी और दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो ये याद रखेंगे, अमरावती थी पहली राजधानी, अमरावती पहली राजधानी थी। दूसरी प्रतिष्ठान थी, ये भी ध्यान में रखेंगे। कौन था? प्रतिष्ठान। इसे ही पाटन भी बोला जाता है, पैठन भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये गोदावरी के किनारे स्थित है। अस्मक जो आप पढ़े होंगे
जब आप महाजनपद काल पढ़े होंगे तो वहां आपको अस्मक नाम का एक जगह बताया गया होगा, अस्मक जिसकी राजधानी पाटन थी, वो संभवतः यही प्रतिष्ठान के बारे में बताया जाता है, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, यह सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक की राजधानी थी, यानी कि प्रतिष्ठान, ये याद रखेंगे। और अमरावती सातवाहनों के पहले आंध्र साम्राज्य की राजधानी थी, इसे धान्य कटकम या धरनी कोटा के नाम से भी जाना जाता था। यह आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के किनारे स्थित थी अमरावती। तो सातवाहनों की जो शुरुआत हुई थी वो अमरावती से प्रारंभ हुई थी, लेकिन जो मुख्य रूप से संस्थापक सातवाहन वंश के प्रतिष्ठान से यानी महाराष्ट्र से इन्हें पूरे देश में इन्होंने अपनी सत्ता चलाई थी। ठीक है, चलिए पूरे देश ना कहें लेकिन कम से कम दक्षिण भारत में तो यह वंश मौर्य वंश के बाद सबसे मजबूत वंश और स्थायी वंश अगर देखा जाए तो भारत के परिप्रेक्ष्य में कौन सा वंश था, वो था सातवाहन वंश। अगला है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदामन, अशोक, राजेंद्र, इनमें से कोई नहीं। काव्य यानी कि कविता, कविता के रूप में सबसे छोटा एक प्रकार से अगर आप माने तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख आपने जाना है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। और इसी अभिलेख में अगर आप देखते हैं तो विशुद्ध संस्कृत भाषा में, विशुद्ध मतलब विशेष रूप से शुद्ध, मतलब एकदम प्योर प्योर संस्कृत भाषा में यहाँ पे आपको कविता के रूप में कुछ पंक्तियां दिखेगी, तो ये याद रखेंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी था? यानी सबसे प्रमुख प्रतिद्वंदी टक्कर देने वाला कौन सा था बलबन को? इमामुद्दीन रेहान, किल्सू खां, जफर खां इल्तुतमिश। आंसर हो जाएगा इमामुद्दीन रेहान, ये याद रखेंगे कौन थे, इमामुद्दीन रेहान। अगला है तुलुक वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? राम राय या फिर राम राजा, तिरुमल, नरसा नायक, इनमें से कोई नहीं। तुलुब, ठीक है, तो तुलुब वंश के समय में विजयनगर साम्राज्य में ही आप जानते होंगे सुलुब, तुलुब, अड़ीबिडु, ये सारे वंश थे। तो जो तुलुब वंश के थे इनमें पूछा जा रहा है कि सदाशिव राय के समय वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? तो आंसर हो जाएगा राम राय या फिर राजा राम। क्या हो जाएगा? राम राय या फिर राजा राम। ठीक है, चलिए अगला है किसने सिरसाह कालीन ग्राम प्रशासन के संदर्भ में कहा? यानी कि जो पंचायत टाइप का जो सिस्टम था सिरसाह के समय में, गांव का प्रशासन के बारे में बात कही जा रही है कि एक जराछीन मृत्यु मुख में पहुंचने वाली, मतलब एकदम बूढ़ी औरत जो कल आज कल में ही मरने वाली है, एकदम लग रहा है कि आज कल में मर जाएगी, वैसी बूढ़ी वृद्धा यानी कि बूढ़ी अपने सिर पर स्वर्णाभूषणों से भरा टोकरा रखे यात्रा पर निकल पड़े। यानी कि ऐसी कमजोर और बूढ़ी औरत वो सोने का जो क्या कहते हैं स्वर्ण आभूषण वाला टोकरी को लेकर के अपने सर पे लेकर के अगर रास्ते में निकल भी जाए तब भी किसी चोर या लुटेरे की हिम्मत नहीं हुई कि वह बुढ़िया के पास फटक भी जाए, यानी पहुंच भी जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इसके लिए शेरशाह कितना बड़ा दंड दे सकता है। यानी कि ये शेरशाह, समझ में आ जाता है कि ये पक्का शेरशाह का ही दरबारी कवि होगा, इतिहासकार होगा। ठीक है, इतने प्रशंसा में उन्होंने, इतने विश्वास के साथ इन्होंने यह स्टेटमेंट दिया है कि इनके टाइम पीरियड में, शेरशाह के टाइम पीरियड में, एक बूढ़ी जो स्वर्ण आभूषण से भरा हुआ टोकरा लेकर के भी जाएगी तो कोई उसके पास नहीं जाएगा। ये कथन किसका है? अब्बास खां, मोरलैंड, परमात्मा शरण, के आर कानून को, कौन से इतिहासकार का ये स्टेटमेंट है? इसका आंसर है अब्बास खां शेरवानी। याद रखेंगे अब्बास खां शेरवानी, यही थे सूर्यवंश शेरशाह का इतिहासकार। इन्होंने लिखा है तारीख शेरशाही, प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ है कौन सा? तारीख शेरशाही। अगला है किसने प्रतिनिधि पद का सृजन किया? जो पदक्रम में पेशवा से भी ऊपर था, संभाजी, राजाराम, ताराबाई, शाहू प्रथम। तो प्रतिनिधि पद का सृजन किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजाराम। याद रखेंगे किसने किया है? राजाराम। आपने दो पद सुना होगा, एक होता था छत्रपति और एक होता था पेशवा। ठीक है, प्रारंभ में छत्रपति काफी पावरफुल थे, बाद में ये जो पावर है वो छत्रपति के हाथों से निकल करके पेशवा के हाथों में पहुंच गई, अब ये ज्यादा पावरफुल हो गए। लेकिन एक टाइम ऐसा आया था मराठा साम्राज्य में कि एक प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया। ठीक है, प्रतिनिधि पद को सृजित किया गया और ये पेशवा से भी बड़े हो गए।
ठीक है, ये सबसे एक प्रकार से बड़े हो गए। ये जो टाइम पीरियड है ये था राजा राम का। चलिए अगला है किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? बहादुर शाह प्रथम, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह प्रथम, शाह आलम द्वितीय। तो बंदा बहादुर की हत्या की गई किसके आदेश पर? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्रुखसियर के आदेश पर। याद रखेंगे कौन? फर्रुखसियर। तो बहादुर शाह प्रथम, फिर आते हैं जहांदार शाह, और जहांदार शाह बहादुर शाह प्रथम। अब औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में। 1707 के बाद 1712 तक अगर आप देखते हैं, फिर 1712 तक अगर आप देखते हैं तो वहां पर आपको जहांदार शाह का शासन होती। 1712 से 1713 तक देखते हैं आप, जहांदार शाह का टाइम पीरियड रहता है। और 1713 से लेकर के 1719 तक आप देखेंगे तो फर्रुखसियर का ये टाइम पीरियड होता है। इसी टाइम पीरियड में ये क्या करते हैं, बंदा बहादुर जो कि पहला राजनीतिक नेता थे, इससे पहले भी थे नेता जैसे गुरु गोविंद सिंह, वो गुरु थे लेकिन वो धार्मिक नेता थे, वो याद रखेंगे। राजनीतिक नेता यानी शासन के उद्देश्य से जो नेता बने थे वो थे बंदा सिंह बहादुर, ये कोई धर्मगुरु नहीं थे। ठीक है, इन्होंने ही सिख साम्राज्य को संगठित किया था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। चलिए, क्योंकि जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद 12 अलग अलग समूहों में मिसल में सिख संप्रदाय बढ़ चुका था, और उन्हें क्या किया, इकट्ठा किया और एक साम्राज्य की स्थापना की बंदा बहादुर ने। लेकिन इनकी जो है हत्या किसने करवा दी? फर्रुखसियर। चलिए, तो ये आप परवर्ती मुगल शासकों के नाम भी क्रम से याद रखेंगे विद जो है ईयर, ये याद रखें। अगला है 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942-43 में कहां पड़ा था? फेमाइन। बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। इसका आंसर हो जाएगा बंगाल में। बंगाल फेमाइन के नाम से काफी प्रसिद्ध है। होता क्या था, जितने भी उपजते थे यहाँ अनाज वो सारे अंग्रेज भेज देते थे लंदन को, वहां पे मजदूरों के लिए भेज देते थे। ठीक है, तो इससे क्या होती थी, यहाँ पे अनाज की कमी हो जाती थी। अनाज की कमी होने के कारण अकाल पड़ जाता था, और कहा जाता है 30 लाख लोग, ये सरकारी डेटा है तो आप मान सकते हैं, तो गुना कम से कम आप कर ही सकते हैं। ठीक है, अगला है 1938 ईस्वी में 1938 ईस्वी के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, BKR राव। आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, याद रखेंगे। ठीक है, अध्यक्षता किसने उस टाइम में पीरियड में किन की अध्यक्षता थी? तो सुभाष चंद्र बोस जी की। अगला है भील सेवा मंडल 1922 की स्थापना किसने की? ठक्कर बप्पा, विनोबा भावे, महात्मा गांधी, CF एंड्रूज। भील सेवा मंडल 1922, ठक्कर बप्पा, पूरा नाम याद रखेंगे, अमृतलाल विठल दास ठक्कर। अगला है VR अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया? बड़ौदा के महाराज, जूनागढ़ के नवाब, मैसूर के महाराज, नाभा के महाराज। आंसर हो जाएगा बड़ौदा के महाराज, नाम है उनका याद रखेंगे, सायाजीराव गायकवाड़ तृतीय। कौन है? बड़ौदा के तत्कालीन महाराजा थे सायाजीराव गायकवाड़ तृतीय। इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए अंबेडकर साहब को मदद की थी। ठीक है, अगला है BR अम्बेडकर के संबंध में क्या असत्य है? असत्य क्या है? पहला स्टेटमेंट है, मोहम्मद अली जिन्ना ने जब 22 दिसंबर 1939 में मुक्ति दिवस मनाया तो उसमें अंबेडकर शामिल नहीं हुए। दूसरा स्टेटमेंट है, अंबेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय जब महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया तो अंबेडकर ने इस कदम को बेवकूफी का कदम माना और कहा कि इस आंदोलन को चलाने वालों के पास राजनीतिक परिपक्वता मैच्योरिटी का अभाव है। फिर अगला है, अंबेडकर नेहरू मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बने किंतु हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर नेहरू पटेल से मतभेद हो जाने पर त्यागपत्र दे दिया। और चौथा है, अंबेडकर अपने मरने के वर्ष 1956 में बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। कौन सा गलत है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे दिया है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने जब 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया तो अंबेडकर उसमें शामिल नहीं हुए। ये बात गलत है, अंबेडकर शामिल हुए थे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। चलिए, अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? 1885, 1886, 1892, 1895। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय यानी भारत संघ का विलय, सुरेंद्र नाथ बनर्जी वाला भारत संघ का विलय कब हुआ था?
तो जो दूसरा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1886 में, वहां पे याद रखेंगे, कहां पे, कलकत्ता में। अगला है असत्य कथन चुनिए। स्वतंत्रता के समय भारत का आधिकारिक राष्ट्रगान भारत भाग्य विधाता था। दूसरा है 1911 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीत भारत भाग्य विधाता का नाम बदलकर जनगण मन कर दिया गया तथा इसे भारत की संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। तीसरा है 24 स्पोक अशोक चक्र के साथ भगवा सफेद और हरी धारियों वाले वर्तमान ध्वज को आधिकारिक तौर पर 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम उनके 1880 के दशक में रचित आनंद मठ उपन्यास का हिस्सा था। 24 जनवरी 1950 को इसे भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। कौन सा असत्य है? पहला है राष्ट्रगान से संबंधित स्टेटमेंट है, ठीक है, पहला और दूसरा राष्ट्रगान से संबंधित स्टेटमेंट है। तीसरा है आप ध्वज से संबंधित स्टेटमेंट, और तीसरा है राष्ट्रीय गीत से संबंधित स्टेटमेंट। आपको कौन सा इसमें से असत्य लग रहा है? तो याद रखेंगे ये है पहला, क्या है कि स्वतंत्रता के समय भारत का आधिकारिक राष्ट्रगान भारत भाग्य विधाता था। ये बात गलत है। जब यहाँ पे लिखा हुआ है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया था, तो उससे पहले आधिकारिक राष्ट्रगान हो ही नहीं सकता है। तो उस समय कोई राष्ट्रगान आधिकारिक रूप से नहीं था, ठीक है। बाकी सारे कथन सत्य हैं। अगला है असत्य कथन चुने। अब है सेंगोल स्वर्ण परत वाला एक राजदंड है जिसे न्याय, सत्ता हस्तांतरण और सुशासन का प्रतीक माना जाता है। आपने देखा होगा श्री नरेंद्र मोदी जी जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उनके द्वारा सेंगोल को संसद भवन में स्थापित किया गया, सेंगोल, ठीक है। तो उसी संदर्भ में आपको इस प्रश्न का आंसर देना है। सेंगोल के सबसे ऊपर नंदी की प्रतिमा स्थापित है जिसे हिंदू व शैव परंपरा में समर्पण का प्रतीक माना जाता है। तीसरा है सेंगोल को 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्थापित किया। और चौथा है मौर्य साम्राज्य में जब सत्ता हस्तांतरित होती थी तो मौजूदा राजा दूसरे राजा को सेंगोल सौंपता था। कौन सा स्टेटमेंट इसमें असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्य साम्राज्य नहीं होगा, यहाँ पे मौर्य साम्राज्य में नहीं होगा बल्कि चोल साम्राज्य में होगा। ये ध्यान में रखेंगे। कौन सा साम्राज्य है? चोल साम्राज्य। बाकी सारे कथन सत्य हैं, याद रखेंगे, बाकी सारे कथन सत्य हैं। चलिए अगला है किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? प्रारंभ पूछा जाए तो कर्जन के टाइम में हुआ, लेकिन 1906 में कर्जन के टाइम में हुआ था। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए खत्म किसके टाइम में हुआ, पूरा किसके टाइम में हुआ, 1921 में एल्गिन कर्जन मिंटू रीडिंग, तो आंसर हो जाएगा रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग के टाइम में। और यह दुनिया की सबसे बड़ी स्मारक है राजा रानी से संबंधित, ठीक है, मेमोरियल, याद करने के लिए। अगला है लाल बाल त्रिगुट का व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ। कौन सा व्यक्ति? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। 1920 याद रखेंगे, कलकत्ता का विशेष सत्र, यहाँ पे लिखा हुआ है विशेष मतलब क्या हुआ? दो प्रकार की सत्र होती थी। एक होती थी 1885 से, जब से कांग्रेस प्रारंभ हुई थी 1929 तक, प्रतिवर्ष दिसंबर के आसपास आप देखेंगे, दिसंबर के माह में आप देखेंगे तो एक अधिवेशन होती थी, उसे बोला जाता था वार्षिक, ठीक है, तो उसे वार्षिक बोला जाता था, याद रखेंगे कौन सा? वार्षिक। लेकिन आप अगर देखेंगे कि विशेष जहां पे लिखा है, विशेष वाला जो होता था ये कभी कभी होता था, हो सकता था 1920 में वार्षिक भी हुआ था जो कि दिसंबर माह में होता है, लेकिन ये विशेष वाला हो गया था, कभी कोई इमरजेंसी हो, ठीक है, तो उस समय में विशेष सत्र बुलाया जाता था। तो 1920 के जो कलकत्ता विशेष सत्र की अध्यक्षता किए थे वो कौन किए थे? लाला लाजपत राय, ठीक है। अगला है जन समाज के सेवक या फिर लोक सेवक मंडला या फिर सर्वेंट ऑफ पीपल्स सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? लाला लाजपत राय, पुरुषोत्तम दास टंडन, बलवंत राय मेहता, लाल बहादुर शास्त्री। तो जन समाज के सेवक, लोक सेवक मंडला, सर्वेंट ऑफ द पीपल्स सोसाइटी के संस्थापक कौन है? आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। ये याद रखेंगे। अब एक चीज याद रखेंगे क्या, कि गांधी जी ये उद्घाटन करने वाले थे। संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो जब तक जिंदा रहे 1928 तक, तब तक लाला लाजपत राय ही रहे। और काफी इंपॉर्टेंट है, लाल बहादुर शास्त्री भी सदस्य थे, ठीक है। पंचायती राज के जो जनक हैं बलवंत राय मेहता, वो भी थे इस
जन समाज के सेवक यानी सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी के सदस्य और अध्यक्ष भी रहे हैं, ये भी रहे हैं अध्यक्ष। और पुरुषोत्तम दास टंडन, इनका भी नाम इंपॉर्टेंट है, ये भी रहे हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी कब हुआ था? नवंबर 1921 में स्थापित हुआ था। उद्घाटन कौन किए थे? गांधी जी। ठीक है, चलिए। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? अरविंद घोष, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, व्योमेश चंद्र बनर्जी। आंसर हो जाएगा अरविंदो घोष। याद रखेंगे कौन है? अरविंदो घोष। अब एक चीज याद रखेंगे कि इन्होंने कहा है कि देखो, राजनीतिक स्वतंत्रता के बिना, यानी कि आप राजनीतिक स्वतंत्रता क्या हुआ कि राजा चुने जाने की या शासक चुने जाने की, ठीक है। तो अगर आप देखते हैं कि राजनीतिक रूप से अगर आप स्वतंत्र तभी हैं, एक प्रकार से आप वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में कह सकते हैं वोट डालने की, चुनाव लड़ने की, ये सारी राजनीतिक स्वतंत्रता ही है। ठीक है, तो राजनीतिक स्वतंत्रता के बिना आपको ना ही सामाजिक सुधार, ना ही शैक्षिक सुधार, ना ही औद्योगिक विस्तार, ना ही नैतिक सुधार हो सकती है। ये कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि नीति निर्माण कौन करता है? अंततः नीति निर्माण राजनीतिक स्वतंत्रता के बिना असंभव है। ठीक है, तो जो वास्तविक एक राष्ट्र के लिए जो वास्तविक नीति निर्माण करता है वो स्वतंत्र होकर के ही ये कार्य कर सकते हैं, जिसके माध्यम से सामाजिक सुधार किया जा सकता है, शैक्षिक सुधार, औद्योगिक विस्तार और नैतिक सुधार किया जाता है। ये सारी जो चीजें हैं, ये अरविंदो घोष, काफी इंपॉर्टेंट नाम है इनका। चलिए, और अब राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त की जाएगी, ये वो टाइम पीरियड है जब कांग्रेस यह भी नहीं सोचती थी कि हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, हमें राजनीतिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, भारत को स्वतंत्र करना है। ये उस समय कांग्रेस नहीं सोचती थी, लेकिन उस समय अरविंदो घोष कहते थे कि नहीं, जब तक तुम ये सोचोगे नहीं कि राजनीतिक रूप से भारत को स्वतंत्र करना है, तब तक ये जितने भी तुम्हारे आडंबर है, ये सारी चीजें, ये तब तक पूरा नहीं की जा सकती है। गलतफहमी में हो तो ये जो कथन है राजनीतिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, ये अब होगी कैसे? तो जब कांग्रेस नहीं शामिल हो रही है, या फिर जो भी उस समय में आंदोलनकारी हैं उनका ध्यान पूर्ण स्वराज या फिर पूर्ण स्वतंत्रता पे नहीं जा रही है, तो ये कहते थे कि सत्ता अब चरमपंथियों के माध्यम से ही आए। ठीक है, तो इनका ये स्टेटमेंट चरमपंथी उन्हें क्या कह रही थी? उन्हें बढ़ावा दे रही थी, उनको भारत की आजादी के विचार को भारत की राजनीति में केंद्रीय स्थान दिलाने में इन्होंने मदद की कि ठीक है, वो नहीं कर रहे, तुम लोग करो, क्रांतिकारियों को बढ़ावा दे रहे थे। ठीक है, चलिए अगला है, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? बीसी पाल, मोतीलाल नेहरू, भाना भाई देसाई, चितरंजन दास। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किसने किया है? तो आंसर हो जाएगा चितरंजन दास, ये याद रखेंगे। ठीक है, मणिकोटला बम षड्यंत्र या फिर मुरारी पुकार षड्यंत्र के रूप से भी ये जाना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी ट्रेन एक्शन में फांसी की सजा से बच गया था? अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिरी, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद। आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद। अगला है, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहां पर भारत की एक अस्थायी सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट आर्यन पेशवा कहलाने वाले महेंद्र प्रताप थे? ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्यन पेशवा। आर्यन पेशवा काफी मैंने सुना है, ट्विटर पे भी काफी महेंद्र प्रताप जी का जो वो था एनिवर्सरी था, उस दिन भी ये काफी ट्रेंड में था, आर्यन पेशवा, आर्यन पेशवा। तो ये याद रखेंगे, आर्यन पेशवा महेंद्र प्रताप जी को कहा जाता है। तो कहाँ पे बनाया गया था? अफगानिस्तान, जर्मन या सिंगापुर या तुर्की? इसका आंसर होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान में। याद रखेंगे कहाँ पे? 1 दिसंबर 1915 को काबुल, अफगानिस्तान में। अब इनकी जो सरकार बनी थी और अस्थायी सरकार बनी थी, उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? तो मौलाना बरकतुल्ला, देखिए। और गृह मंत्री कौन थे? देवबंदी मौलवी उबैदुल्ला सिंधी। ठीक है, चलिए अगला है, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक से प्रतिबिंबित होती है। यानी कि उनकी जो मानसिकता है, जो धारणा है, उनका जो विचार है, वो अनटू दिस लास्ट से प्रभावित है। ये पुस्तक है अनटू दिस लास्ट, ये याद रखेंगे, अनटू दिस लास्ट। इस पुस्तक में उनके जीवन को बदल दिया। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसे महात्मा गांधी को बदला? सुशिक्षित व्यक्ति का यह नैतिक दायित्व है कि वह शोषित या निर्धनों का उत्थान करे, सभी की भलाई में व्यक्ति की भलाई निहित है, उच्च जीवन के लिए आध्यात्मिक चिंतन अनिवार्य है, इनमें से कोई नहीं। अनटू दिस लास्ट से इन्होंने क्या सीखा था? अनटू दिस लास्ट, सभी की भलाई में ही व्यक्ति की भलाई है। ठीक है,
तो व्यक्तिगत भलाई सभी की भलाई में ही निहित है, ये याद रखेंगे। अगला है भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, राम मनोहर लोहिया। आंसर हो जाएगा विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, 1951 में प्रारंभ की गई थी। अगला है लंपी वायरस से संबंधित गलत कथन चुने। लंपी वायरस गांठदार त्वचा रोग वायरस यानी LSD भी एक जूनोटिक वायरस है। यह बीमारी एक संक्रामक रोग तथा विषाणु जनित बीमारी है। यह बीमारी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं में पाई जाती है। इस रोग का संचार, फैलाव या प्रसार पशुओं में मक्खी, चिट्टी एवं मच्छरों के काटने से होता है। क्या होगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा कि इसका आंसर हो जाएगा पहला, गांठदार त्वचा रोग वायरस यानी LSDV। LSDV वायरस तो है लेकिन ये जूनोटिक नहीं है। जूनोटिक क्या होता है कि अगर कोई एनिमल है, एनिमल से अगर किसी व्यक्ति में पहुंचता है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे ये जूनोटिक होता है। ठीक है, यहाँ पे एनिमल को तो हो रहा है, गाय या फिर भैंस को हो रहा है, महिष को हो रहा है, लेकिन इससे मनुष्य प्रभावित नहीं हो रहा है। तो लंपी वायरस याद रखेंगे कि जूनोटिक बीमारी नहीं है, जूनोटिक बीमारी नहीं है, ये याद रखेंगे। लंपी वायरस जूनोटिक वायरस नहीं है, बाकी सारे कथन सत्य हैं। ठीक है, अगला है दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण क्या होता है? मिल्क फीवर, एम्ब्रेक्स, खुरहा, बोवाइन फ्लू। आंसर हो जाएगा मिल्क फीवर। याद रखेंगे कौन सा? मिल्क फीवर को क्या बोला जाता है? हाइपोकैल्सीमिया। क्या बोला जाता है? हाइपोकैल्सीमिया। ठीक है, दूध की मात्रा कम हो जाती है, शरीर में ज्वर हो जाता है, इस तरह से याद रखेंगे। अगला है टाइफाइड बुखार का प्रमुख कारण क्या है? टाइफाइड बुखार का वायरस, फफूंदी, बैक्टीरिया, एलर्जी। तो टाइफाइड बुखार का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। याद रखेंगे, इसे ही मियादी बुखार भी कहा जाता है। सेल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। विडाल परीक्षण के माध्यम से पता किया जाता है टाइफाइड है अथवा नहीं। इसे मियादी बुखार भी कहा जाता है, याद रखेंगे। अगला है बस के अचानक मुड़ने पर बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिर जाता है। इसका प्रमुख कारण क्या है? उसे बाहर की ओर खींचना, संवेग में परिवर्तन, गति का जड़त्व, त्वरण में परिवर्तन। इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा गति का जड़त्व। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अगला है क्वार्टजाइट किसके रूपांतरण से बनती है? चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, प्लूट चट्टान, रोल। आंसर हो जाएगा बलुआ पत्थर। ठीक है, तो यहाँ पे आप दो प्रकार की देख पाएंगे, अग्नेय से कायांतरित और अवसादी से कायांतरित चट्टान। यहाँ पे आप देखेंगे तो बलुआ पत्थर जो कि आग्नेय, वहां से अगर कायांतरित होती है तो क्वार्टजाइट बनती है। ठीक है, कायांतरित होती कैसे है? तो ताप, दाब या रासायनिक क्रियाओं के कारण ये काया यानी बॉडी चेंज हो जाती है, काया परिवर्तित हो जाती है, काया अंतरित हो जाती है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अगला है अरिहंत क्या है? रॉकेट लॉन्चर, विमान वाहक, पोत, लड़ाकू विमान, परमाणु पनडुब्बी। अरिहंत अरिहंत क्या है? परमाणु पनडुब्बी है। स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी क्या है? INS अरिहंत। भारत छठा देश है जो कि इस प्रकार का स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी बनाया है। विशाखापट्टनम में इसका निर्माण किया गया। अगला प्रश्न है जीरोप्थेल्मिया रोग किसकी कमी से होती है? विटामिन B12, A, C के। आंसर हो जाएगा विटामिन A। याद रखेंगे कौन सा? विटामिन A। आंख में क्या होता है? पानी सूख जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति खतरे में नहीं है? भारतीय गिद्ध, हिमालयी बटेर, साइबेरियन सारस या फिर भारतीय तोता। इसका आंसर हो जाएगा भारतीय तोता। ये खतरे में नहीं है, बल्कि टोटल 182 प्रजाति पक्षियों की जो है वो भारतीय पक्षियों की वो खतरे में है, लेकिन तोता खतरे में नहीं। इसे मापने के लिए वोल्ट मापी यंत्र का उपयोग किया जाता है। वोल्ट मापी, धारा, प्रतिरोध, विभवांतर, बिजली के लिए झटके की तीव्रता। आंसर हो जाएगा विभवांतर। याद रखेंगे कौन सा है? विभवांतर। चलिए, अगला है अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? अत्यधिक किण्वन यह न्यूक्लियर अपशिष्ट का निस्तारण करने की पद्धति है। यह कार्बनिक अपशिष्ट से मीथेन उत्पन्न करने की पद्धति है। यह वायुमंडल से CO2 कम करने की पद्धति है। यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। अत्यधिक किण्वन, इससे क्या समझते हैं कि यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। ये याद रखेंगे, अपशिष्ट जल में अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति क्या है? अत्यधिक किण्वन।
अगला है एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन केवल न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन। इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये याद रखें, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। बाकी एक्सप्लेनेशन में आप पढ़ेंगे, काफी सारी चीजें मैंने इंपॉर्टेंट डाल दी है। हेमेटाइट किसका अयस्क है? लोहा तांबा सीसा चांदी। हेमेटाइट ये लोहा का अयस्क है, याद रखेंगे, किसका? तो लोहा का, Fe2O3। ठीक है, इसमें 70% लोहा और 30% अयस्क होता है। अगला है निम्न में से कौन सी इनर्ट गैस अक्रिय गैस नहीं है? नियोन, हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन। आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, याद रखेंगे, कौन सा है? हाइड्रोजन अक्रिय गैस नहीं है। हीलियम, आर्गन, नियोन ये सब 18th ग्रुप का है, ग्रुप 18 याद रखेंगे। अगला है निम्न में से कौन सी हास्य गैस के रूप में जानी जाती है? हंसने वाली, हंसाने वाली। NO2 SO SO2 N2O। आंसर हो जाएगा N2O, याद रखेंगे, कौन सा है? नाइट्रस ऑक्साइड। इसका यूज किया जाता है चिकित्सा में। अगला है नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? नेफ्रोलॉजी गुर्दे, तंत्रिका तंत्र, जिगर, नवजात। नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेफ्रोलॉजी गुर्दे का, किडनी, याद रखेंगे, किडनी। नेफ्रोलॉजी में किडनी का अध्ययन किया जाता है। अगला निम्न में से कौन सी जड़ नहीं है, रूट नहीं है? गाजर, अदरक, मूली, चुकंदर। आंसर हो जाएगा अदरक। क्यों? अदरक में आपको पता होगा कि एक जो तना होता है उसका विशेषता होता है कि उसमें नोड और इंटरनोड दोनों होना चाहिए। तो अदरक में नोड और इंटरनोड दोनों होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये जड़ नहीं होगा बल्कि तना हो जाएगा। अगला है यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, 2 घंटे बाद लौटेगा, 24 घंटे बाद लौटाएगा, कुछ निश्चित नहीं। इसका आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। ठीक है, ये याद रखेंगे, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से अगर फेंकेंगे तो। अगला है किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 24,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, 42,000 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा 36,000 किलोमीटर, याद रखेंगे, कितना? 36,000 किलोमीटर। अगला है निम्न में से किसके इस्तेमाल में से वातावरण में ओजोन की परत का क्षरण होता है? ग्रीन हाउस गैस, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, LPG। आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। अगला है यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का O है तो उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है? B या O, A या B, O या A, AB अथवा O। आंसर हो जाएगा O या A। ज्यादा संभावना A की, 75% संभावना A ब्लड ग्रुप होने की और 25% O ब्लड ग्रुप होने की। अगला है मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र है सेरेबेलम, सेरेब्रम, मेडुला ऑब्लांगेटा। इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा सेरेब्रम, याद रखेंगे, कौन सा? सेरेब्रम, आगे वाला हिस्सा याद रखेंगे। अगला है मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? 12, 13, 31, 33। आंसर हो जाएगा 31, यानी कि 31 जोड़ा। इसे मेरु तंत्रिकाएं बोला जाता है। अगला है मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? शरीर के लवणों का क्षय, शरीर की उष्मा का क्षय, वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश, अनावश्यक शरीर द्रव्यों का क्षय। आंसर हो जाएगा अनावश्यक शरीर द्रवों का क्षय, ये याद रखेंगे। नहीं, ये वसा उष्मा का क्षय, याद रखेंगे, कौन सा हो जाएगा? उष्मा का क्षय, शरीर की उष्मा का क्षय। ठीक है, चलिए। अगला है प्रतिध्वनि का कारण है ध्वनि का परावर्तन, अपवर्तन, अवशोषण या चाल। इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि का, प्रतिध्वनि का क्या कारण है? तो प्रतिध्वनि का कारण है, यानी इको का कारण क्या है? तो इसका कारण क्या हो जाएगा? प्रतिध्वनि, इन्होंने नहीं, इको, ठीक है, तो इसका कारण हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा परावर्तन, याद रखेंगे, कौन सा हो जाएगा? ध्वनि का परावर्तन। ठीक है, 17 मीटर या 56 फीट दूरी होनी चाहिए परावर्तन के लिए, न्यूनतम दूरी। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। और कान 1.10 सेकेंड तक, कान की दृढ़ता, यानी कि ध्वनि का कान पर प्रभाव होता है। अगला है कहा जाता है कि जब तानसेन गाता था तो खिड़की के कांच या कांच के गिलास के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। यदि संभव भी हो तो वह ध्वनि के किस गुण के कारण होगा? परावर्तन, अपवर्तन, अनुनाद, व्यतिकरण। आंसर हो जाएगा अनुनाद। क्या हो जाएगा? रेजोनेंस, यानी अनुनाद। अगला है विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ टीन और सीसा का एक मिश्र धातु होता है। इस मिश्र धातु में क्या होना चाहिए? यानी कि आप सिंपल समझिए, टंगस्टन, जो कि विद्युत फ्यूज में यूज किया जाता है, टंगस्टन।
वो कैसा होना चाहिए, उसका प्रतिरोध उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक होना चाहिए, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध एवं निम्न गलनांक होना चाहिए, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक होना चाहिए। तो फ्यूज के इस्तेमाल में जो पदार्थ यूज किया जाता है टीन और शीशा, तो इस मिश्र धातु में क्या होना चाहिए क्वालिटी, इसका आंसर हो जाएगा उच्च विशिष्ट प्रतिरोध होना चाहिए, यानी कि प्रतिरोध अधिक से अधिक प्रतिरोध झेल ले, लेकिन गलनांक कम होना चाहिए, यानी गलनांक कम और उच्च विशिष्ट प्रतिरोध। अगला है किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकीय, यानी कि विचुंबकीय कैसे किया जा सकता है, हथौड़े से पीटकर, गर्म करके, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो विचुंबकीय किया जा सकता है किससे, कैसे, तो दोनों तरीके से, यानी कि हथौड़े से भी पीट करके, गर्म करके भी, इसके अतिरिक्त और भी है, क्यूरी बिंदु से ज्यादा गर्म करके, या मजबूत चुंबकीय क्षेत्र में ला करके, या प्रत्यावर्ती धारा लगा करके, या धातु पर हथौड़ा मार करके। ठीक है। चलिए अगला है निम्नांकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मोनोमीटर दाब, क्यूबेर कार्बोरेटर, आंतरिक दहन इंजन, कार्डियोग्राफ, हृदय गति, सिस्मोमीटर, पृष्ठ तल की वक्रता। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सिस्मोमीटर, पृष्ठ तल की वक्रता, ये गलत है। ठीक है, सिस्मोमीटर भूकंपीय तरंग मापने का है, और स्फेरोमीटर है, स्फेरोमीटर पृष्ठ तल की वक्रता मापने के लिए स्फेरोमीटर। ठीक है, तो दोनों याद रखेंगे, सिस्मोमीटर, स्फेरोमीटर। अगला है जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, अम्ल, क्षार, लवण या फिर शुद्ध जल। आंसर हो जाएगा जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा बेस, यानी क्षार। ठीक है, क्षार लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। अगला है केसर उत्पन्न होता है हिबिस्कस के पुंकेसरों से, इंडिगोफेरा की जड़ों से, क्रोकस के वर्तिकाग्र से, मूसा के दलों से। केसर किससे उत्पन्न होता है, तो यह स्टिग्मा से उत्पन्न होता है, वर्तिकाग्र से उत्पन्न होता है, क्रोकस नाम का फूल है, याद रखेंगे, क्रोकस सेटिवस, क्रोकस सेटिवस फूल के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा से। अगला है निम्नलिखित में से सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है, महासागर, वन, रेगिस्तान, पर्वत। आंसर हो जाएगा इसका क्या, इसका आंसर हो जाएगा महासागर, याद रखेंगे कौन सा हो जाएगा, महासागर। अगला है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, 100 करोड़, 150 करोड़, 250 करोड़, 350 करोड़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 150 करोड़, याद रखेंगे कितना है, तो 150 करोड़। अब बिग कैट में कौन कौन आता है, यानी कि कैट बिल्ली की प्रजाति, बिल्ली की प्रजाति में क्या क्या है, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा, ये 7 बड़े कैट हैं। ठीक है, तो इनके लिए याद रखेंगे 150 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया है, मुख्यालय भारत में ही होगा इसका, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बाद ये दूसरा ऐसा बनेगा जिसका भारत में मुख्यालय होगा। अगला है देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, हरियाणा, उत्तराखंड, तमिलनाडु, गुजरात। पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में होगा, गुजरात में। पावर चिप ताइवान के सहयोग से बनाया जाएगा, धोलेरा गुजरात में इसकी स्थापना की जाएगी। अगला है भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को किस राज्य में लॉन्च किया गया, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा। तो पहला स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग किस राज्य में लॉन्च किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में, थुथुकुडी जिला है, याद रखेंगे। अगला है, अब एक और चीज याद रखेंगे कि चिदम्बरनार बंदरगाह देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बंदरगाह बन गया। अगला, किस भारतीय को ब्रिटेन के किंग्स चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है, गौतम अडानी, सुनील मित्तल, मुकेश अंबानी, उदय कोटक। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, तो इसका आंसर हो जाएगा सुनील भारती मित्तल। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, रतन टाटा, रविशंकर, जमशेद ईरानी के बाद इनको मिला है। ठीक है, भारत यूके रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने में इन्होंने काफी हेल्प किया है। अगला है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 50,000, 60,000, 75,000 करोड़ या फिर 90,000 करोड़, कितना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए 75,000 करोड़। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। एक विश्वकर्मा योजना के लिए 13,000 करोड़, वो भी याद रखना है आपको। अगला है हाल ही में डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामलों के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, केन्या। इसका आंसर हो जाएगा पेरू, याद रखेंगे। राजधानी है लीमा, याद रखेंगे कौन सा है राजधानी, लीमा, इंपॉर्टेंट है।
दक्षिण अमेरिका का ये एक देश है पेरू। अगला है, चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, विदेश मंत्रालय। आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। कौन सा हो जाएगा? शिक्षा मंत्रालय। ठीक है। अगला है, आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? कंबोडिया, थाईलैंड, नेपाल, ब्राजील। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए थाईलैंड के साथ समझौता किया गया है, ये ध्यान में रखेंगे। कौन से देश के साथ? थाईलैंड। ठीक है, चलिए। अगला है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किसे लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया? पिनाकी चंद्र घोष, कपिल सिब्बल, अजक मानिकराव खानविलकर, प्रशांत भूषण। तो लोकपाल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अजय मानिकराव खानविलकर, ये याद रखेंगे। कौन सा है? जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष के बाद अजय मानिकराव खानविलकर को लोकपाल बनाया गया है। अगला है, इसरो के दूसरे स्पेस पोर्ट की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, याद रखेंगे। कौन सा है? तमिलनाडु। अगला है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 26 फरवरी, 27 फरवरी, 28 फरवरी, 29 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 28 फरवरी। अगला है, चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ मान्यता दी, इसका क्या नाम रखा गया था? चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट का अटल, शिव शक्ति, सार्थक, अभय। तो आंसर हो जाएगा शिव शक्ति पॉइंट। क्या है? शिव शक्ति पॉइंट। चलिए, सिनेवेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? सिनेवेस्टर चंडीगढ़, नई दिल्ली, मुंबई, जयपुर। तो सिनेवेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ में। याद रखेंगे। कौन से अभिनेता उद्घाटन करने वाले हैं? तो बोमन ईरानी। फिल्म का नाम है द टेस्ट ऑफ थिंग्स। ठीक है, पहली फिल्म के रूप में दिखाई जाएगी, द टेस्ट ऑफ थिंग्स। अगला है, इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में 2 स्वर्ण पदक किसने जीता? इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप अस्मिता चाहिला, नाहिद दिवेचा, मालविका बंसोड, अर्पणा बालन। तो इसका आंसर हो जाएगा नाहिद दिवेचा। याद रखेंगे। कौन है? नाहिद दिवेचा। अगला है, बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का टाइटल किस टीम ने जीता? बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का टाइटल उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, केरल। आंसर हो जाएगा हरियाणा। याद रखेंगे। कौन सा है? हरियाणा। फिर दिल्ली, फिर महाराष्ट्र। अगला है, TR, याद रखेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम। ठीक है, टेलीकॉम। आर से होता है रेगुलेटरी ऑथोरिटी ऑफ इंडिया। ऑथोरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, तो टेलीफोन या फिर टेलीकॉम दोनों बोल सकते हैं। याद रखेंगे। टेलीफोन भी बोल सकते हैं। तो टेलीफोन रेगुलेटरी ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, TRAI, INDIA। ठीक है, तो याद रखें TRAI। तो ये जो ट्राई है, बोला गया है कि ट्राई ने मशीन टू मशीन संचार के लिए एम्बेडेड सिम के उपयोग सिफारिशों जारी की है। ठीक है, एबेंडेड मतलब छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ। एबेंडेड मतलब क्या होता है? त्याग किया हुआ, यानी छोड़ा हुआ। ठीक है, तो बोला है कि इसकी स्थापना, ट्राई की स्थापना कब की हुई? 90, 95, 97, 2000। आंसर हो जाएगा 1997 में। याद रखेंगे। कब? 1997 में। अगला है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में किससे चुना गया है? मनिक बत्रा, शरद कमल, सौरभ चौधरी, नीरज चोपड़ा। पेरिस ओलंपिक 2024 में इसका आंसर हो जाएगा शरद कमल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं शरद कमल। ठीक है, अगला है, इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है, इसे क्या नाम दिया गया है? पुष्पक, सार्थक, आकाशयान, विक्रम। तो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, पुष्पक विमान। याद रखेंगे, रामायण का ये विमान है पुष्पक विमान, उसी के नाम पे है पुष्पक विमान। रीयूजेबल है मतलब दोबारा यूज किया जा सकता है। ठीक है, एक बार पुनः वापस इसे ला करके धरती पर थोड़ा बहुत चेंज करके इसे वापस भेजा जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। लॉन्च व्हीकल है, दो चीजें होती है, याद रखेंगे। ये क्या है? लॉन्च व्हीकल। व्हीकल मतलब क्या होता है? गाड़ी। गाड़ी से आप दो चीजें ले जा सकते हैं, आदमी को भी ले जा सकते हैं, सामान को भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर सैटेलाइट ले जाते हैं तो आप सामान ले जा रहे हैं, और अगर आप अंतरिक्ष यात्री ले जा रहे हैं तो ये आप आदमी ले जा रहे हैं। तो ये ले कौन जाएगा? तो ये व्हीकल ले जाएगा, लॉन्च व्हीकल। तो ये जो गाड़ी है यही यूजेबल है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे, पुष्पक नाम का लॉन्च व्हीकल।
PSLV, GSLV, तो ये सारे क्या हैं, ये सब लॉन्च व्हीकल ही हैं। ठीक है, ये है रॉकेट। और इसी में अगर बारूद सेट कर दिया जाए, यहाँ पे आदमी या सामान में, सामान के स्थान पे अगर वारहेड लगा दिया जाए, वारहेड यानी कि इसमें आप बारूद भर दें, ठीक है, और जो रॉकेट है उसका अगले हिस्से में आप वारहेड में क्या भर दे, बारूद भर दे, तो वो क्या बन जाएगा, वही मिसाइल बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए अंतरिक्ष, अगर आप अंतरिक्ष स्पेस टेक्नोलॉजी में अगर आप उन्नति करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है वो ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला है, चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? संघाई, मॉस्को, नई दिल्ली, ताशकंद। चौथे संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का आयोजन, आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, अगला है, हाल ही में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे नामित किया गया है? गुलजार, अमिताभ कांत, प्रभा वर्मा, खुशवंत सिंह। सरस्वती सम्मान, ये प्रभा वर्मा का नाम याद रखेंगे। किसका नाम? प्रभा वर्मा। रौद्र सात्विकम। ठीक है, रौद्र सात्विकम। अगला है, इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? नवीन जिंदल, गौतम अडानी, रतन टाटा, दीपक मेहता। इंडियन स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा नवीन जिंदल। याद रखेंगे कौन है वो, नवीन जिंदल। अगला है, भारतीय मूल के लियो वाराडकर किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है? आयरलैंड, फिनलैंड, पुर्तगाल, स्पेन। आंसर हो जाएगा आयरलैंड। आयरलैंड, वर्तमान आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर आप यूके देखेंगे, यूके के बगल में एक छोटा सा द्वीप देखेंगे आयरलैंड, इसका जो उत्तरी हिस्सा है जिसे नॉर्थ आयरलैंड बोला जाता है, ये यूके का ही हिस्सा है, यूके। ठीक है, यूके में याद रखेंगे यहाँ पे 3 देश है और यहाँ पे एक छोटा सा देश है, यानी कि एक राज्य कह सकते हैं अब वर्तमान समय में। एक जो यूके का एक राज्य है वो है नॉर्थ आयरलैंड, एक है ब्रिटेन, याद रखेंगे ब्रिटेन, एक है स्कॉटलैंड, एक है वेल्स। ठीक है, तो वेल्स, हालांकि उस पहले सभी अलग अलग थे। तो यूके यूनाइटेड किंगडम ये हुआ ग्रेट ब्रिटेन। ये क्या है? ये ग्रेट ब्रिटेन है। और जब उत्तरी आयरलैंड को शामिल करेंगे ग्रेट ब्रिटेन के साथ, तब बोलेंगे इसे यूके। ठीक है, अब देखें कि यहाँ पे जो बचा आयरलैंड, इसकी राजधानी है डबलिन। ठीक है, तो याद रखेंगे कौन सा राजधानी है, तो डबलिन। और ये जो आयरलैंड है, इसी के पहले भारतीय मूल के जो प्रधानमंत्री थे वो थे लियो वाराडकर, इन्होंने इस्तीफा दिया। अगला है, स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बेंगलुरु, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता। स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ हो रहा है? इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है, अगला, रूस में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विनय कुमार, परसोत्तम रूपाला, अजय नागर, RK अग्रवाल। तो भारत के नए राजदूत रूस में बने हैं विनय कुमार। कौन? विनय कुमार। अगला है, कच्छा तीबू द्वीप, कच्छा तीतू, पता नहीं क्या क्या नाम है, लेकिन आपको एक नाम कम से कम याद रखना है, कच्चा तीबू। ठीक है, तो कहीं पे कच्चा तीबू है, कहीं पे थौ है, कहीं पे तौ है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये पाक जल डमरू मध्य में स्थित है। कहाँ पे है? पाक स्ट्रेट में। पाक स्ट्रेट तो नाम है, लेकिन ये है किसके किसके मध्य में? इंडिया और श्रीलंका के मध्य में, पाक स्ट्रेट में। ठीक है, PALK है, ये PALK है, पाक स्ट्रेट। ठीक है, पाक डायरेक्ट नहीं। अब आपसे बोला जा रहा है कि कच्चा तीबू के बारे में आप कथन में असत्य खोजिए। कौन सा कथन असत्य है? भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल डमरू मध्य में 285 एकड़ में फैला एक निर्जन द्वीप है। निर्जन मतलब कहाँ? जहां कोई नहीं रहता हो, आदमी निवास ना करता हो, जो 1.6 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। फिर दूसरा है सेंट एंटनी कैथोलिक श्राइन, यानी कि चर्च। कच्छा तीबू पर एकमात्र संरचना है, सेंट एंटनी कैथोलिक चर्च। फिर अगला है, 1974 में इंदिरा गांधी ने श्री मावो भंडार नायके के साथ समुद्री समझौते किए, द्वीप को श्रीलंका के क्षेत्र के रूप में मान्यता दी। ठीक है, और 1974 से 76 के बीच कुल 4 समझौते हुए थे। अगला है, से भारतीयों को कच्चा तीबू जाने के लिए भारतीय पासपोर्ट और श्रीलंकाई वीजा की आवश्यकता है। कौन सा कथन इसमें से असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। समझौते के बाद बोला गया कि भारतीयों या श्रीलंका, उनके जो नागरिक है वो आराम से आ जा सकते हैं कच्छा तीबू पर, ना कोई पासपोर्ट की आवश्यकता है, ना कोई वीजा की आवश्यकता है। ठीक है, ये निर्जन जगह है, निर्जन द्वीप है,
जहाँ कोई रहता नहीं है, लेकिन वहाँ एक चर्च है, सेंट एंटनी चर्च, मछुआरों की मदद करने वालों का एक मंदिर टाइप से समझ लीजिए, ठीक है। और 1974 से 76 के बीच 4 समझौता हुआ था इंदिरा गांधी और सिरिल श्री मावो भंडार नायके के मध्य। श्री मावो भंडार नायके, दोनों का नाम इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट इन दोनों का नाम है कि किनके मध्य हुआ था, इंदिरा गांधी और श्री मावो भंडार नायके के मध्य। कब हुआ था, 1974 से 76 के मध्य 4 समझौता हुआ था। निर्जन द्वीप कौन सा है, कचातीबू द्वीप। और वहाँ एकमात्र चर्च कौन सा है, सेंट एंटनी कैथोलिक चर्च है। और जो मान्यता है मछुआरों का, ये मछुआरों को बचाते हैं, इस तरह से आप याद रखेंगे। चलिए अगला है, ताइवान की मुद्रा क्या है, नई ताइवानी येन, नई ताइवानी डॉलर, नई ताइवानी रूबल, नई ताइवानी रेनमिनबी, युआन। आंसर क्या हो जाएगा, नई ताइवानी डॉलर, याद रखेंगे कौन सा, न्यू ताइवानी डॉलर। अगला है, ताइवान चीन की मुख्य भूमि से के तट से लगभग कितना दूर स्थित है, 1 मील, 10 मील, 100 मील, 1000 मील। ताइवान चीन की मुख्य भूमि से लगभग 100 मील दूरी पे स्थित है, कितना, 100 मील या 160-150 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, ठीक है। अगला है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है किससे, मृत सागर, लाल सागर, कैस्पियन सागर, पर्शिया की खाड़ी। तो स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है किससे, लाल सागर से, रेड सी से, याद रखेंगे। और भूमध्य सागर के तरफ वाला जो स्वेज नहर का हिस्सा है उसे पोर्ट सईद बोला जाता है, और लाल सागर के पास वाले को बोला जाता है पोर्ट स्वेज, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है, काहिरा, त्रिपोली, इस्तांबुल, जेरूसलम। 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा इस्तांबुल। क्या हो जाएगा, इस्तांबुल, ठीक है। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल भी थी, याद रखेंगे। केस्टेनटिनोपल, केस्टेंटिनोपल, यही तो है जो धर्म युद्ध का मुख्य केंद्र रहा था, ठीक है। संभवतः 1453 के बाद यहाँ पे ओटोमन साम्राज्य स्थापित हो गया, और वहां से सारा चीज सिनेरियो ही चेंज हो गया। तो अगला प्रश्न है, किस महासागर का शीर्ष बेरिंग जलडमरू मध्य पर व आधार अंटार्कटिका महाद्वीप पर है, प्रशांत, हिंद, अटलांटिक, आर्कटिक। आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर, ठीक है। सबसे ऊपर बेरिंग और सबसे नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप। मेरियाना ट्रेंच यहीं पे है, 11,033-34 मीटर है। अगला है, असत्य कथन को चिन्हित कीजिए, पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग 75% भाग पर जलमंडल का विस्तार है। पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा का 98.5% जल महासागरों में है। उत्तरी गोलार्ध का लगभग 61% और दक्षिणी गोलार्ध का 81% महासागरों में ढका है। पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा का 2.5% जल स्वच्छ जल या मीठा जल है। कौन सा है आंसर सही, और ये गलत आपसे पूछ रहा है ना, असत्य। असत्य कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, पृथ्वी पर उपस्थित जल की कुल मात्रा का 98.5 नहीं बल्कि 97.5। तब तो इसमें 2.5% जोड़ेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। अगला है, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड। आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। लखीमपुर खीरी जिला का नाम याद रखेंगे, ठीक है। बाघ और बरसिंघा के लिए ये आरक्षित क्षेत्र है। अगला है, युद्धग्रस्त क्षेत्रों में खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे निम्न में से किस नाम से जाने जाते हैं, ब्लड, सेफ, ब्लैक, कौन सा डायमंड। आंसर हो जाएगा ब्लड डायमंड, याद रखेंगे कौन सा, ब्लड डायमंड। सेरा लियोन या फिर लाइबेरिया, ठीक है, ये सारे जो अफ्रीकी जो पश्चिम अफ्रीकी देश आप देख पाएंगे मैप में, पश्चिम अफ्रीकी देश, ठीक है, वहां पे आपको देखा जाएगा कि इस प्रकार का ब्लड डायमंड। अगला है, मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया, एमजी रामचंद्रन, के कामराज, बी आर अम्बेडकर, लाल बहादुर शास्त्री। मरने के बाद पहला भारत रत्न किसे प्राप्त हुआ, तो भारत रत्न तो पहले भी दिया जाता था, लेकिन मरणोपरांत दिया जाने वाला पहला पुरस्कार मिला था लाल बहादुर शास्त्री को, कब, 1966 में, ठीक है। 11 जनवरी को इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला है, साल 2024 बनाएगा नया रिकॉर्ड, दुनिया भर के कितने देशों में चुनाव होने वाला है, 60, 160, 12, 120। आंसर हो जाएगा 60, याद रखेंगे कितना, 60। 60 देश है, 60% आबादी वोटर है, 400 करोड़ से ज्यादा मतदाता वोट करेंगे। अगला है, लोकसभा इलेक्शन 2024 रूल के तहत ईसी ने यानी कि इलेक्शन कमीशन ने यह तय किया है कि कोई भी स्टार प्रचारक आपको पता होगा कि लोकसभा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारक दिए जाते हैं प्रत्येक दल को।
कि आप 40 व्यक्ति को आप कर सकते हैं। बोला है कि 40 स्टार प्रचारक में प्रत्येक स्टार प्रचारक को आप 1 लाख रुपया कैश आप रखने के लिए दे सकते हैं। 1 लाख रुपया कैश वो लेके जा सकता है, घूम फिर सकता है। लेकिन किसी भी पार्टी का कैंडिडेट वो बोला गया है कि वो कितना रुपया रख सकता है अपने पास कैश के रूप में, 5,000, 50,000, 5 लाख, 50 लाख। तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आधा, 50,000। कितना? 50,000। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे, 50,000 नया रूल है, ये याद रखेंगे। प्रचारक, स्टार प्रचारक कितना? 1 लाख, और प्रत्याशी कैंडिडेट 50,000। अगला है, आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल अपने दल की ओर से अधिकतम 40 स्टार प्रचारक घोषित कर सकेंगे, जबकि अन्य दलों के लिए अधिकतम कितने सितारा प्रचारक यानी स्टार प्रचारकों की संख्या निर्धारित है? 10, 20, 30, 40। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 20, आधा, डायरेक्ट आधा कर देंगे। कितना? 20 सितारा प्रचारक। अगला है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड 32.5% बढ़ा है, जो कितने करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया है? अब देखिए, पिछले बार से 32%, हम लोग 32.5%, 33%, हमारा लगभग 33%। यानी कि पहले अगर हम लोग 100% अगर हमारा था पहले पिछले बार निर्यात, तो इस बार 132.5% हमारा निर्यात बढ़ा है। कितने करोड़ का स्तर पे पहुंच गया है? 11,083, 15,083, 21,083, 25,083, कितना हजार करोड़? तो 21,083 करोड़। कितना? 21,083 करोड़। अगला है, असत्य कथन चुने। चीन ने पश्चिम में अक्साई चीन के 30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। तो चीन, आप जानते होंगे चीन कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे भारत है, तो चीन के पश्चिम में क्या है? पश्चिम में यहाँ भारत में अक्साई चीन था, अक्साई चीन। तो अक्साई चीन को अवैध रूप से, अक्साई चीन का 30,000 वर्ग किलोमीटर पर चीन कब्जा कर लिया है, एक पहला ये कथन है। दूसरा है, पाकिस्तान 2 मार्च 1963 को सक्सगाम घाटी में अपने कब्जे वाले कश्मीर का 5,180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चीन को दे दिया, और इस प्रकार से चीन का भारत की कुल 43,180 वर्ग किलोमीटर भूमि पर कब्जा है। तीसरा कथन है, चीन तिब्बत को उस 5 फिंगर पॉलिसी की हथेली मानता है तथा वहां 1959 से चीन का अवैध कब्जा है। और चौथा है, चीन अरुणाचल प्रदेश में 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अपना दावा करता है। कौन सा होगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। यहाँ 30,000 किलोमीटर पे नहीं, अक्साई चीन का 38,000 किलोमीटर पे, याद रखेंगे, चीन का कब्जा है। और ये जब 5,180 किलोमीटर ये जो कोडेड टू चाइना हो गया था, जो कश्मीर वाला सक्सकम वैली वाला जो एरिया था, जो 2 मार्च 1963 को जो पाकिस्तान चाइना को दिया, ये 5,180 जब हम इसमें जोड़ेंगे तो 38,5 43,180 हो जाएगा, 43,180 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये जो है ये याद रखेंगे, 43,180 वर्ग किलोमीटर, ये सही हो जाएगा। 38,000 किलोमीटर याद रखेंगे, 5,180 किलोमीटर याद रखेंगे, तब 43,180 किलोमीटर याद रखेंगे। ठीक है। और तिब्बत जो है चीन के कब्जे में स्थित है, जहाँ के तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा भारत में है। 5 फिंगर पॉलिसी है उसका, कि ना सिर्फ अरुणाचल प्रदेश एक हुआ अंगुली, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के बाद भूटान के बाद सिक्किम के बाद नेपाल के बाद लद्दाख, ये जो है। और बीच वाला जो हिस्सा ये पाम है, ये किसका हो जाएगा? ये तिब्बत। तो ये वाला जो इसका जो ये जो है, इसमें क्या बोला है? तो इसमें बोला है कि ये हथेली है, ये भी सही है, तिब्बत को हथेली मानता है और 1959 से कब्जा है, और टोटल 90,000 वर्ग किलोमीटर पर बार बार दावा करता है। ठीक है, चीन अरुणाचल प्रदेश का 5 फिंगर पॉलिसी। चलिए अगला, भारत चीन युद्ध कब हुआ? 1 अक्टूबर 1962 से 21 नवंबर 1962, 10 अक्टूबर से 21 नवंबर 1962, 20 अक्टूबर से 21 नवंबर 1962, 30 अक्टूबर से 21 नवंबर 1962। तो इसका मतलब सीज फायर मतलब क्या हुआ? युद्ध का रुकना। तो सीज फायर 21 नवंबर को हुआ, ये बात तो सत्य है, सभी में सत्य है कि 21 नवंबर 1962 को सीज फायर हुआ, ये सब में है। लेकिन युद्ध शुरू कब हुआ? 1 तारीख, 10 तारीख, 20 तारीख, 30 तारीख, कितने तारीख को? अक्टूबर में। इसका आंसर हो जाएगा 20 अक्टूबर को, याद रखेंगे। कितना अक्टूबर? 20 अक्टूबर।
से लेकर के 21 नवंबर तक, अक्टूबर से नवंबर, ठीक है, लगभग 1 महीना 1 दिन आप कह सकते हैं। और इसके बाद युद्ध के बाद एक रिपोर्ट आया था हारने का कारण जानने के लिए, हेंडरसन ब्रुक्स भगत रिपोर्ट। हेंडरसन ब्रुक्स नाम के एक आर्मी है और भगत नाम की एक आर्मी है, दो व्यक्ति हैं, लेफ्टिनेंट जनरल हेंडरसन ब्रुक्स और ब्रिगेडियर पीएस भगत, इन दोनों के नेतृत्व में इन्होंने ही बोला था कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी इसके लिए जिम्मेवार हैं, हार के लिए। ठीक है, तो याद रखेंगे 20 अक्टूबर से 21 नवंबर 1962। अगला है असत्य कथन को चुनिए। देश में कुल 6 राजनीतिक दल राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की स्थापना वर्ष 1964 है। बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी तथा आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय मान्यता 15 मई 2023 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार समाप्त कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुआ। असत्य कथन कौन सा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, देखिए बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी, ये सारे नेशनल पार्टी बन चुके हैं, नेशनल पार्टी हैं, ये राष्ट्रीय स्तर के पार्टी हैं। ठीक है, और बीजेपी तो राष्ट्रीय स्तर के का पार्टी है ही। सीपीआई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, लेकिन ये सीपीआई वो वाला नहीं है, ये मार्क्सवादी वाला है, सीपीआई एमएल, ये है राष्ट्रीय स्तर पे। सीपीआई अब राष्ट्रवादी पार्टी, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं रही। ठीक है, तो देश में कुल 6 राजनीतिक दल है। कौन कौन हो चुका है? तो अब हो गया है बीजेपी, इसके अलावा बीजेपी के अलावा कांग्रेस, कांग्रेस के अलावा बहुजन समाजवादी पार्टी, बीएसपी मायावती जी की। ठीक है, इसके बाद एनपीपी, नेशनल पीपल्स पार्टी, कर्नाड संगमा के पिताजी की। ठीक है, किताब छाप, और आम आदमी पार्टी एपीपी, एपीपी आम आम आदमी, एएपी आप। ठीक है, तो आप, बीएसपी, एनपीपी, बीजेपी, कांग्रेस, ये 6 है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। ये जो जो हटाया गया है जिन्हें, उनमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को हटा दिया गया है, 15 मई 2023 को अपडेट किया गया था। एनसीपी को हटा दिया गया है, वो महाराष्ट्र के जो थे, वो क्या नाम उनका, महाराष्ट्र के जो खाद्य मंत्री भी थे पहले, ध्यान से नाम उतर रहा है। ठीक है, चलिए बाद में देखा जाएगा। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई जो 1925 में स्थापित हुई थी, सीपीआई, उसे भी हटा दिया गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को भी हटा दिया गया है। ठीक है, और सर्व भारतीय तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, इन्हें भी हटा दिया गया है। ऑल इंडिया एआईटीएमसी, इसे भी हटा दिया गया है। और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी को भी हटा दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला है, एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा यदि कोई पंजीकृत दल 3 विभिन्न राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों की कम से कम 2% सीटें हासिल की हो। कोई दल 4 अलग अलग राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 6% मत पाए हो और लोकसभा में कम से कम 4 सीटें हासिल की हो। किसी भी दल को कम से कम 4 या उससे अधिक राज्यों में राज्य दल की मान्यता प्राप्त हो, या किसी दल को लोकसभा की कुल सीटों का 2% सीटें प्राप्त हो। तो राष्ट्रीय दल का मान्यता प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा कब? अगर किसी दल को लोकसभा की कुल सीटों का 2% सीट प्राप्त हो। तो 2% तो प्राप्त होना ही चाहिए, लेकिन केवल यही नहीं, यहाँ पे एक और स्पष्ट रूप से दिया है कि कम से कम 2% सीट तो होना ही चाहिए, लेकिन 3 विभिन्न राज्यों में होना चाहिए, ये भी दिया हुआ है साथ में। तो याद रखेंगे कौन सा आंसर हो जाएगा? ये वाला। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला है, भारत के संविधान में किस संशोधन के तहत 28 दिसंबर 1971 को भारतीय गणराज्य में शामिल रियासतों के पूर्व शासकों को दिए जाने वाले प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया? प्रीवी पर्स, पर्स मतलब क्या हुआ? पर्स मतलब जिसमें आप पैसा रखते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। प्रीवी पर्स, इसमें क्या होता था कि एक निश्चित राशि दी जाती थी भारत सरकार के द्वारा रियासत के राजाओं को, ताकि वो सुख चैन से आराम से अपना जीवन को, विलासितापूर्ण जीवन को जी सके, तो बिना टैक्स के। ठीक है, तो ये याद रखें। तो 26वां संविधान संशोधन किया गया था 1971 में, इंदिरा गांधी जी के टाइम में, और ये माधवराव के मामले के बाद, या याद रखेंगे नाम क्या है, माधवराव का मामला 1971 में। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, तो प्रीवी पर्स को खत्म कर दिया गया था, जो पहले अनुच्छेद 291 में था।
और वर्ष 1949 से ही दिया जा रहा था 1971 तक। ये गारंटी था कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, निश्चित था कि इतना मिलेगा, कर मुक्त था, टैक्स भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये 1971 में 26वां संविधान संशोधन के माध्यम से खत्म कर दिया गया। अगला, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? 153, 61, 64, 65? इसका आंसर हो जाएगा 164, याद रखेंगे। ठीक है, अगला है बेरोजगारी और महंगाई यानी कि मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है। अगर महंगाई भी हो, बेरोजगारी भी हो, लगातार 2 क्वार्टर हो जाए, 2 क्वार्टर मतलब 3 दूना 6 महीने, ठीक है, तो 2 क्वार्टर अगर हो जाए 6 महीने तक, तो उसे बोला जाएगा क्या? मुद्रा संकुचन, विस्फीति, स्टैगफ्लेशन यानी स्पंद स्फीति या रिक्यू फ्लटाइन, क्या बोला जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा स्टैगफ्लेशन। 2 क्वार्टर तक अगर हो जाए, ये भी ध्यान में रखेंगे। महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, तो स्टैगफ्लेशन। अगला है भुगतान संतुलन में निहित होता है क्या? बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी में क्या निहित होता है? ऋण, दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार, सभी, सभी याद रखेंगे क्या? सभी। ठीक है, अगला है विगत कुछ वर्षों में भारत के विदेशी व्यापार के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आयात कम हुआ है, विदेशी व्यापार में निर्यात कम हुआ है, आयात और निर्यात दोनों बढ़ा है, आयात कम हुआ है किंतु निर्यात बढ़ा है, क्या सही है? विगत कुछ वर्षों में अगर बात की जाए तो आयात और निर्यात दोनों बढ़ा है, क्या हो जाएगा? आयात निर्यात दोनों बढ़ा। अगला है मुक्त व्यापार से क्या तात्पर्य है? मुक्त व्यापार, आयात को कम कर दिया, कम किया जाता है, आयातित वस्तुएं कर मुक्त होती है फ्री ट्रेड में, आयात और निर्यात पर कोई शुल्क नहीं होता है, या फिर आयात एवं निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो फ्री ट्रेड में क्या होता है? आयात और निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। टैरिफ तो होता ही है, टैरिफ लगा सकते हैं लेकिन प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं, साफ मत रोक सकते हैं, साफ रोकने का कोई नहीं है। आप थोड़ा बहुत टैक्स बढ़ा सकते हैं यानी टैरिफ बढ़ा सकते हैं। चलिए, भारत सरकार के बजट के आंकड़ों के में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को कहते हैं, क्या कहेंगे? जितना बजट है, तो बजट आपको मैंने बताया था कि बजट, प्राप्ति और खर्च, खर्च और प्राप्ति के मध्य में बजट का घाटा क्या हो जाएगा? बजट का घाटा। बाकी भी है राजस्व घाटा, क्या है? ठीक है, इसके बाद बजट घाटा, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा, मुद्रीकृत राजकोषीय घाटा। ये आप क्या करेंगे? पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, सेट को बार बार देखें, इतने बार देख लें कि एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो डायरेक्ट पूछ ले या एक्सप्लेनेशन से पूछ ले या कहीं से भी पूछ ले, आप आंसर देने के लिए तत्पर रहें। ठीक है, चलिए अगला है समुराई योद्धा वर्ग है कहाँ के? चीन, जापान, कोरिया, मलेशिया। आंसर हो जाएगा जापान के, याद रखेंगे कहाँ के? जापान के। अगला, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? सिक्किम, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड। आंसर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, लगभग 6 लाख उस समय में था, अभी बढ़ के कितना हो गया होगा? 6, 7, 8, 8, 9 लाख। ठीक है, या फिर हो सकता है कम ही हो, 8 लाख, 9 लाख। लेकिन अभी जो 2011 का जनगणना के अनुसार 6,11,000। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड, ये सारे राज्य हैं। अगला है निम्न में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है? आकार भी एक जैसा और द्रव्यमान भी एक जैसा। पृथ्वी की बहन कौन है? बुध, मंगल, शुक्र, बृहस्पति। शुक्र। कौन है? शुक्र। अगला, भारतीय कानून के अनुसार किसी अपराधी को किशोर के रूप में परिभाषित किया जाता है? किशोर है ये 18 वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम, 16 वर्ष से कम, 17 वर्ष से कम। तो किसी अपराधी को किशोर के रूप में और किशोरी के रूप में, दोनों प्रश्न पूछा जा सकता है। किशोर के रूप में अगर बात करें तो कितना? 16 वर्ष से कम, और किशोरी के रूप में बात करें तो 18 वर्ष से कम। तो ये दोनों याद रखेंगे। ठीक है, 16 वर्ष से कम आयु के लड़कों और 18 वर्ष से कम आयु के लड़कियों। बाल न्याय अधिनियम 1986, ठीक है, जिसे 2002 में संशोधन किया गया था जिसमें, तो ये दोनों याद रखेंगे। जुवेनाइल। अगला है, भारत के अलावा इनमें से कौन सा देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाते हैं? भारत तो मनाते हैं, भारत वाला तो मनाता ही है, और भी 3 देश हैं जो मनाते हैं, एक देश ऐसा है जो नहीं मनाता है। ठीक है, प्रश्न को थोड़ा अच्छे से समझेंगे। कौन कौन मनाता है भारत के अलावा? तो भारत के अलावा कतर, रिपब्लिक ऑफ कोंगो, लिechtenstein या फिर साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया। कौन सा देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है? बाकी सभी मनाते हैं, एक है जो नहीं मनाता है। आंसर हो जाएगा कतर। कतर नहीं मनाता है। ठीक है, बहरीन मनाता है। कौन सा मनाता है? बहरीन। कांगो मनाता है, कांगो। ठीक है, लिechtenstein मनाता है, ये स्विट्जरलैंड फ्रांस के पास है, आप ध्यान से देखेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा लिechtenstein। ठीक है, फ्रांस के आसपास में है, स्विट्जरलैंड के आसपास में है। ठीक है, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया ये भी मनाते हैं।
तो 15 अगस्त को भारत कौन कौन हो गया, इंडिया हो गया, इसके बाद कोरिया हो गया, कोरिया साउथ रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक दोनों वाला कोरिया हो गया, ठीक है। इसके बाद लिechtenstein हो गया, लिechtenstein इसको बोला जाता है। और अगला हो गया अगला हो गया बहरीन, बहरीन हो गया, ठीक है। ये पांचों देश नाम याद रखेंगे आप। अब है मैथ का क्वेश्चन, आप लोग स्वयं बनाएं, और अगर किसी को फिर भी दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे आंसर ले सकते हैं, ठीक है। समय का अभाव रहता है, जल्दी जल्दी मैं चाहता हूँ आप लोगों का 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 151, 4। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अन्यथा पीडीएफ से भी प्राप्त करके उससे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सॉल्व जरूर करें। अगला है 2 और 54 के बीच दो मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 142, इसका क्या होगा, 6 और 18। क्वेश्चन नंबर 143, इसका होगा 4320 लीटर। क्वेश्चन नंबर 144, इसका होगा 1599 9879। अगला है 145, इसका होगा 220, फॉर्मूला भी दे दिया गया है सॉल्व करने के लिए। अगला होगा 146, 400, 147, समकोण 148, 35%, 149, 12 मीटर, 150, 21 वर्ष। तो चलिए, थैंक यू सो मच।